Today is our first digital class of electrostats chapter, and the most important topic of this chapter is Coulomb's law. As we had already discussed about charge, basic properties of charge like quantization, additivity in our first class. The initial most topic of this chapter, that is the most important one, that is Coulomb's law. Already we know the meaning of electrostats chapter. Electro charges, stats rest. In this particular chapter हम लोग charges को rest में deal करेंगे when all the charges are at rest. So the topic Coulomb's law. What does Coulomb's law explain to you? Coulomb's law हमें बताता क्या है बच्चा? Basically Coulomb's law tells about the interaction of charges, or we can say how charges interact. बेसिक हम सबको क्लियर है चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं क्लास. अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये हम सब जानते हैं. एंड इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, देन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दैट्स हाउ चार्जेस इंटरैक्ट. क्लास जब चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग इंटरैक्शन देयर इज ईदर फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस. उस फोर्स से, उस फोर्स की कैलकुलेशन से, उस फोर्स के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से कुलूम्स लॉ डील करता है. So Coulomb's law gives an idea about the force between 2 point charges. और ये फोर्स क्लास रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है. उसका रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा. चार्जेस ऑफ सेम साइन विल पुश ईच अदर विद रिपल्सिव फोर्सेस एंड चार्जेस ऑफ opposite sign will pull each other with attractive forces. So there is two kind of forces in Coulomb's law, that is force of repulsion or force of attraction. Done class? Now, so Coulomb's law deals with the magnitude of electrostatic force. Class, listen carefully. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट. तो कुलूम्स लॉ डील करता है कौन से फोर्स के साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं. अभी हम लोगों ने अभी डील किया कि फोर्स दो तरीके का होगा, ईदर अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. चलिए थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. Suppose we are having 2 point charges, that is Q1 and Q2, और मैंने एज्यूम कर लिया कि इन दोनों की पोलैरिटी सेम है, ऑफ सेम पोलैरिटी. यानी मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिया, आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं क्लास, और अपोजिट पोलैरिटी भी ले सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस रिपल्शन और अट्रैक्शन में आ जाएगा. Suppose we are having 2 point charges, that is Q1 and Q2 of same polarity. क्लास जब पोलैरिटी सेम है, ऑब्वियसली दे रिपेल ईच अदर. यानी Q2 Q1 को रिपेल करेगा एंड Q1 रिपेल Q2. Q2 विल रिपेल Q1 एंड Q1 विल रिपेल Q2. तो जो Q2 Q1 को रिपेल करेगा तो फोर्स आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दिस वन. एंड जब Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो फोर्स आपकी राइट साइड पे आ जाएगा, दैट इज दिस वन. सो suppose we are having 2 point charges Q1 and Q2 of same polarity. This is force on 2 due to 1. Listen carefully class, how we'll pronounce it? Force on 2 due to 1. And this is force on 1 due to 2. Force on 1 due to 2. क्लास इसके लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. Force on 2 due to 1. Force on 1 due to 2. It means that जब आप F21 लिख रहे हैं तो हम Q2 पे लगने वाले फोर्स को डील करेंगे, और अगर हम F12 लिख रहे हैं तो हम Q1 पे लगने वाले फोर्स को डील करेंगे. क्लास इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ नहीं आएगी, आगे वेक्टर्स फॉर्म जब हम डील करेंगे कुलूम्स लॉ का, तब आप डिटेल में समझेंगे डायरेक्शन.
लेकिन इस चीज को यही क्लियर कीजिए, F12 फोर्स on Q1 due to Q2 and this is force on Q2 due to Q1. Suppose we are having 2 point charges Q1, Q2 of same polarity. Because of same polarity, they'll repel each other. Q1 will repel Q2 with the force F21 and Q1 is repelled by Q2 with the force F12 and force being a vector quantity. क्लास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्लास, तो F12 इज नेगेटिव ऑफ F21. Listen carefully class. F12 is negative of F21. This negative sign, class, this negative sign signifies you the direction. ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि F12 F21 की अपोजिट डायरेक्शन में होगा. बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 2 1 पे फोर्स लगा रहा है. दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी. उस डायरेक्शन को शो करने के लिए ये नेगेटिव साइन एक्सप्लेन किया गया. बट मैग्नीट्यूड ऑफ F12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज सेम, दैट इज इक्वल्स टू F. अब कुलूम्स लॉ इस फोर्स से, चाहे ये अट्रैक्टिव हो चाहे ये रिपल्सिव हो, कुलूम्स लॉ इस फोर्स से डील करता है. कुलूम्स लॉ ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए क्लास. आइए लिसन केयरफुली ऑल द 4 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट, Coulomb's, according to Coulomb's law, that force between these two charges Q1 and Q2 which are kept at r distance apart. अब क्लास ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का है, इस चीज को ध्यान से समझिए. ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर की सेपरेशन है. ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं है क्लास. R is the separation between the center of two charges. So suppose we are having 2 point charges. मैं बार बार point word use कर रही हूँ. point मतलब छोटे charges. Suppose we are having 2 point charges, that is Q1 and Q2, which are kept at r distance apart, where r is the separation between these 2 point charges, that is center to center separation. Then according to Coulomb's law, the force between these 2 charges is directly proportional to product of magnitude of these 2 charges. The first point, according to Coulomb's law, the force between these 2 point charges, ये force कोई भी हो सकता है क्लास, attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है. The force between these 2 charges is directly proportional to product of magnitude of these 2 charges and inversely proportional to square of distance between these 2 charges. So 2 mathematical points explained by Coulomb's law. The force between these 2 charges is directly proportional to product of magnitude of these 2 charges and inversely proportional to square of distance between these 2 charges. Clear class? The third important point जो Coulomb's ने कहा, that Coulomb force or force given by Coulomb's law or Coulombian force, कोई भी word आप use करें, this is a line joining force. ठीक है, line joining force होता क्या है क्लास? Listen, if 2 charges are of same polarity, तो obviously they will repel each other. अगर दोनों चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, obviously they will attract each other. अगर सेम पोलैरिटी है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोलैरिटी है तो अट्रैक्ट करेंगे. अब
आप मुझसे ये पूछ सकते हैं मैम कि Q2 जो Q1 को रिपेल करेगा वो ऐसे भी रिपेल कर सकता है, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही करे, ऐसे भी रिपेल कर सकता है। सिमिलरली Q1 Q2 को इस लाइन में भी रिपेल कर सकता है, इस लाइन में भी रिपेल कर सकता है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। ये रिपल्शन या अट्रैक्शन उसी लाइन में होगी, ये रिपल्शन या अट्रैक्शन उसी लाइन में होगी क्लास जिस लाइन में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के सेंटर से सेंटर तक ज्वाइन है। यानी ये इसको इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा और इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बनाएगा क्लास, अलोंग द सेम लाइन होगा। आगे हमने इससे रिलेटेड डेरिवेशंस करनी है, इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल्स भी करने हैं अबाउट लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम क्या मतलब इसका? क्लास हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, अब इन 2 पॉइंट चार्जेस को मैंने एयर में रखा, मैंने वाटर में रखा, मैंने ऑयल में रखा। इन दोनों को रखा कहां? किस मीडियम में रखा? सपोज मैंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो दोनों मैंने 1 कूलूम और ये भी 1 कूलूम का लिया और 1 मीटर दूर रख दिए। दोनों चार्जेस मैंने 1 कूलूम के लिए और 1 मीटर दूर रख दिए, लेकिन मैंने इनको रखा, इस पूरे सिस्टम को रखा एयर में और फोर्स निकाला। मैंने इस पूरे सिस्टम को रखा वाटर में और फोर्स निकाला। मैंने इस पूरे सिस्टम को रखा ऑयल में और एनी अदर सब्सटेंस। तो क्या सब में फोर्स सेम आएगा? नहीं क्लास। इन स्पाइट ऑफ कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस के बीच की सेपरेशन सेम है, बट फोर्स सब में वेरी कर जाएगा। यानी कुलुम्बियन फोर्स यानी फोर्स बाय कुलूम्स लॉ डिपेंड्स ऑन मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। नाउ क्लास, फ्रॉम फर्स्ट 2 पॉइंट्स वी कंक्लूडेड दैट F is directly proportional to Q1 Q2, inversely proportional to R square. So इन दोनों से हमने कंक्लूजन निकाला, F is directly proportional to Q1 Q2, inversely proportional to R square. अब जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे और इक्वल्स टू पुट करेंगे, आई हैव टू पुट अ कांस्टेंट K over here. So I'll remove this proportionality constant, substitute it by equals to, but I have to put a proportionality constant over here, that is K. So what is K here? K is a proportionality constant class. What is the value of K? The value of K is 9 into 10 raised to power 9. यूनिट आप लोग को निकालना आता है ऑलरेडी, देखिए कैसे। K को यहीं रखिए, F का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन। R स्क्वायर, R क्या है? मीटर में है ना, डिस्टेंस है। मीटर स्क्वायर यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों चार्जेस Q1 और Q2 हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलूम। कुलूम स्क्वायर डिवाइड होगा पर कुलूम स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू कैन डिराइव द यूनिट ओवर हियर। और आप लोग ऑलरेडी 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ये चीज डील कर चुके हैं। यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलूम स्क्वायर एंड द कांस्टेंट वैल्यू 9 into 10 raised to power 9. ठीक है क्लास। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स आप लोग सब जानते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, चेंज नहीं होती। बट K is a constant, agree, but K is not a universal constant. K कांस्टेंट है बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी हर जगह इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ये जो वैल्यू आपने K की पढ़ी, दैट इज 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलूम स्क्वायर, ये वैल्यू K की एयर में है, वैक्यूम में है, इधर फ्री स्पेस में है। लेकिन अगर K को आप वाटर में डील करेंगे, ऑयल में डील करेंगे, मर्करी में डील करेंगे या किसी और सब्सटेंस में डील करेंगे तो K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो K इज अ कांस्टेंट,
कांस्टेंट, एग्री क्लास, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम बट k इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी k पूरे यूनिवर्स के लिए 9 × 10⁹ नहीं रहेगा, k एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगा। और जो अभी वैल्यू आप लोगों ने लिखा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, दिस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली फॉर एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। क्लास आप नोट्स की चिंता मत कीजिए, सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। ये सबके स्क्रीनशॉट्स पीडीएफ फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है क्लास, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कूलम्ब्स लॉ के। इतनी देर से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट समझ लिया। सो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, the magnitude of electrostatic force, charges at rest, force of attraction or repulsion between 2 point charges, another important word जो boards वाले आपकी definition में ढूंढते हैं। Electrostatic point charges is directly proportional to product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, and inversely proportional to square of distance between them। जहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया, force of electrostatic attraction or repulsion is constant k is to q1 is to q2 divided by r square। दिमाग में फिट कर लीजिए क्लास ये फॉर्मूला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। नाउ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन, अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है फोर्स और सेपरेशन का, लेट्स ड्रॉ फोर्स ऑन वाई एक्सिस, सेपरेशन ऑन एक्स एक्सिस। फोर्स और सेपरेशन कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स और सेपरेशन एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स स्क्वायर लो है ये, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ग्राफ भी इनवर्सली आएगा ना क्लास, डायरेक्ट का ग्राफ नहीं जाएगा। फोर्स और आर का ग्राफ कैसा आएगा क्लास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हाउ कूलम्बियन फोर्स विल चेंज, एफ कैसे चेंज होगा, एफ कैसे चेंज होगा बिटवीन टू चार्जेस, हाउ कूलम्बियन फोर्स विल चेंज इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैं आधा कर दूं या डबल कर दूं। यानी एक बार तो डिस्टेंस में आधा कर देती हूं और एक बार डिस्टेंस में डबल कर देती हूं। तो जब मैं डिस्टेंस आधा कर दूं तो कैसे एफ चेंज होगा, और जब मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो कैसे एफ चेंज होगा। सो द फर्स्ट पार्ट, जब मैंने आर को हाफ किया क्लास, आर को हाफ किया यानी आर डैश लिया मैंने r/2, हाफ ऑफ आर। तो जब आर नॉर्मल था तो एफ का फॉर्मूला, कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला जो आप इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, एफ इज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ डैश निकालो, किसको यूज करके? आर डैश को, जहां पे आर डैश क्या है? r/2। एफ डैश जनरली पहले नॉर्मल कूलम्ब का फॉर्मूला लिखिए क्लास, k q1 q2 अपॉन आर डैश, क्योंकि यहाँ आर है ना, अब आपने चेंज कर दिया आर तो फोर्स भी चेंज होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आएगा क्लास, क्या आएगा? आर डैश का स्क्वायर। होपफुली क्लियर टू यू। नाउ अब एफ का फॉर्मूला आपके पास आ गया k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश का फॉर्मूला आ गया k q1 q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं, क्योंकि हमें वेरिएशन दिखाना है, हमें चेंज दिखाना है, तो रेशियो ले लिया एफ डैश का एफ से। दिस इज इक्वेशन 2, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। नाउ पुट k q1 q2 अपॉन r डैश का स्क्वायर अपॉन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k बीइंग अ कांस्टेंट कैंसिल आउट, चार्जेस सेम है, सिर्फ r ही तो चेंज कर रहे हो, चार्जेस सेम है वो भी कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट लेफ्ट? 1 अपॉन r डैश का स्क्वायर, 1 अपॉन r स्क्वायर। एग्री? अब एक काम कीजिए, r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, क्या रह जाएगा? r डैश का स्क्वायर। अब r डैश है कितना क्लास? r डैश कितना है? r/2,
अब r डैश की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं r/2 r स्क्वायर अपॉन r/2 का स्क्वायर। एग्री? लेफ्ट साइड पे ये तो चल ही रहा है आपका f डैश अपॉन f, f डैश अपॉन f इज r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बाय 4। एग्री? 4 ऊपर 4r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे चल रहा है क्लास f डैश अपॉन f, r स्क्वायर कैंसिल, रेशियो कितना आ गया क्लास 4:1। एग्री? सो f डैश कितने टाइम्स आ गया f का 4 टाइम्स। अब मैं जो इतनी देर से समझा रही हूं, हमने ग्राफ भी प्लॉट किया f और r स्क्वायर का कि f और r इनवर्सली रिलेटेड हैं। हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी किया। मैंने r को हाफ कर दिया, यानी r कम कर दिया। हाफ का मतलब क्या? कम कर दिया। लेकिन फोर्स कितना हो गया? 4 टाइम्स। फोर्स बढ़ गया। r कम हुआ और फोर्स बढ़ गया। r डिक्रीज हुआ, f इंक्रीज कर गया, तो इनवर्सली रिलेटेड हुए ना क्लास। इनवर्स रिलेशन का ग्राफ इनवर्स से। अब एक काम कीजिए, आप डबल के लिए सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए 2 मिनट्स, मैं फिर डबल के लिए सॉल्व करवाती हूँ। चलिए आइए, अब आप r को क्या कर रहे हैं? डबल। अब r को हमने क्लास कर दिया डबल, यानी r डैश हो गया आपका ट्वाइस ऑफ r। एग्री? तो f डैश कैसे चेंज होगा? f कैसे चेंज होगा? f डैश कितना आएगा f के साथ? पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कुलूम्स लॉ का f के लिए, कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। न्यू फॉर्मूला f डैश, क्योंकि r को आपने डबल कर दिया ना, तो अब r डैश के साथ k, चार्जेस चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, सेपरेशन आपने चेंज कर दी तो फोर्स भी चेंज हो गया। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि हमने बताना है कितना वेरिएशन आया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, f डैश अपॉन f, k q1 q2 अपॉन r डैश का स्क्वायर अपॉन k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। k कांस्टेंट कैंसिल, चार्जेस सेम कैंसिल, व्हाट लेफ्ट? 1 अपॉन r डैश का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर। एग्री क्लास? r ऊपर चला जाएगा, r डैश नीचे आ जाएगा क्लास, व्हाट लेफ्ट? r स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर, f डैश अपॉन f। अब r डैश कितना कर दिया आपने? ट्वाइस ऑफ r। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर रही हूं r डैश की क्लास, ट्वाइस ऑफ r, f डैश अपॉन f, r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर। r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर कैंसिल, f डैश अपॉन f इज 1 अपॉन 4, रेशियो कितना आ गया? 1:4। सो f डैश कितने टाइम्स हो गया? f इधर जाके मल्टीप्लाई, f बाय 4, f डैश f बाय 4। अब देखिए क्लास, फिर आपने इनवर्स रिलेशन एक एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ कर दिया। r को मैंने डबल कर दिया, यानी r बढ़ा दिया। डबल करने का मतलब बढ़ा दिया। जब r बढ़ा दिया तो f रिड्यूस हो गया। कितने से रिड्यूस हो गया क्लास? 4 टाइम्स से। तो इनवर्स रिलेशन प्रूफ हो गया क्लास आपका। यहाँ पे नोट्स की चिंता मत कीजिए, एज इट इज नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, आप नोटबुक में इजीली कॉपी कर सकते हैं। समझने पे फोकस कीजिए। बढ़े आगे, आइए क्लास सीबीएसई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीबीएसई वालों का फेवरेट, कुलूम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नॉर्मली कुलूम्स लॉ तो आपने डील कर लिया, 11th को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वेक्टर फॉर्म,
नाम से ही क्लियर हो रहा है क्लास, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि आप उसकी डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंट दें। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन क्लास 11th, वेक्टर अपने आप में दो चीजें छुपा के बैठता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर मैं ये बोलूं मैं 5 किलोमीटर चली तो बस चली, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मैं 5 किलोमीटर किस ओर चली, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, मैंने डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दे दी, तो वहां वेक्टर आ गया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आप 11th में डील कर चुके हैं। अब कुलूम्स लॉ हमने वेक्टर फॉर्म में डील करना है, यानी हमने सिर्फ फोर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, चार्जेस को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, डिस्टेंस को, सेपरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, उसकी डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देनी है कि चार्ज 1 चार्ज 2 को अगर रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है तो किस और कर रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन किधर की है। चलिए क्लास, बार बार बोल रही हूँ, सीबीएसई वालों का फेवरेट टॉपिक है, यहां से कंसेप्चुअल जरूर उठता है 1 मार्क का। ठीक है क्लास, सपोज वी आर, हम वही करेंगे जो कुलूम्स लॉ में डील किया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हुए। मैंने क्या कहा, वही सब चीजें जो अभी हम पढ़ के हटे हैं। दो चार्जेस है हमारे पास, कौन से, Q1 Q2, दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम। ये जरूरी नहीं है मैं हर जगह सेम पोलैरिटी लेके चल रही हूं तो आप भी सेम लें, आप अपोजिट पोलैरिटी में बस अट्रैक्शन आ जाएगी क्लास। Q1 Q2 क्योंकि सेम पोलैरिटी है तो रिपेल करेंगे, यानी अब ये देखो दोबारा यहाँ पे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, दिस इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस आर। अब मैं सिर्फ आर नहीं बोलूंगी क्लास, आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि आर डिस्प्लेसमेंट है, 11th में पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर इंपॉर्टेंट है। अभी तक उसने वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा था, हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बट ये अपने आप में डायरेक्शन छुपाए हुए है। चलो छुपाए हुए है तो देखते हैं कैसे है। इन दोनों की सेपरेशन आर है ना, वो आर ही रहेगी, लेकिन अब डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है तो मैं 1 से 2 की तरफ जा रही हूं या 2 से 1 की तरफ आ रही हूं। अगर मैं राइट साइड की तरफ जा रही हूं यानी मैं 1 से 2 की तरफ जा रही हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हूं तो मैं 2 से 1 की तरफ जा रही हूं। तो मेरे पास दो डायरेक्शंस आ गई आर की। आर, अगर मैं राइट साइड पे जा रही हूं तो मेरा फाइनल क्या होगा क्लास, 2, और इनिशियल क्या होगा क्लास, 1। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेक्टर अपने आप में दो चीजें छुपा के बैठा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन निकाल रही हूं तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करती हूं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं। आप रिकॉल कीजिए अपनी 11th क्लास का वेक्टर चैप्टर। तो जब भी मुझे डायरेक्शन निकालनी होती है क्लास तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करती हूं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं। तो जब मैं 1 से 2 की तरफ जा रही हूं तो मेरा फाइनल क्या है, 2, और इनिशियल क्या है, 1। और जब मैं 2 से 1 की तरफ आ रही हूं तो मेरा इनिशियल क्या है, 2, और फाइनल क्या है, 1। तो क्लास में 1 से 2 की तरफ गई, वेक्टर निकालना है आपने, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। अब आप यहां से यहां गए तो फाइनल क्या है, R2, और इनिशियल क्या है, R1। तो ये क्या हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब मैं 2 से 1 की तरफ गई तो मेरा फाइनल क्या हो गया, 1। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। सो वी हैव 2 वेक्टर्स फॉर R। जब मैं यहां से यहां जा रही हूं, व्हेन वी गो फ्रॉम 1 to 2, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। और जब मैं 2 से 1 की तरफ जा रही हूं, 2 टुवर्ड्स 1, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। एग्री करते हो, 11th में पढ़ चुके हो। अब कुलूम्स लॉ स्केलर फॉर्म में ऑलरेडी डील कर चुके हो। कुलूम्स लॉ का फॉर्मूला चलिए बोलिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। लेकिन मैम ये तो वेक्टर फॉर्म कैसे हुई, डायरेक्शन थोड़ी है। 11th में डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर पढ़ा था, कौन सा, यूनिट वेक्टर। यानी अगर मैंने F को, ये तो स्केलर है, मैंने देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, लेकिन अब मैंने इसको वेक्टर लगा दिया तो मैंने इसको कौन सी फॉर्म में ले लिया,
वेक्टर फॉर्म में। जब मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया तो मुझे इसके साथ इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करती हूँ यूनिट वेक्टर का दोबारा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैं 1 2 निकाल रही हूँ या फिर 2 1 निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ये बताएगा मैं 1 से 2 की तरफ चल रही हूँ या 2 से 1 की तरफ चल रही हूँ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्लास। तो जो आप F12 या F21 लेंगे उसी के अकॉर्डिंग R21 या R12 लेंगे, बिकॉज दीज बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लास, वेक्टर अपने आप में दो चीजें छुपा के बैठता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोग 11th क्लास में डील कर चुके हैं। डायरेक्शन आप लोगों को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भूलना मत, यूनिट वेक्टर क्या छुपाता है अपने आप में? कैप। जैसे अगर एक यूनिट वेक्टर है वो अपने आप में कैप छुपा के बैठता है, तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एग्री? यूनिट वेक्टर, जैसे कि एक बार चलिए रिकॉल करते हैं, मैं बोलती थी मैं 5 x एक्सिस में गई तो 5 i कैप, याद है? अगर मैं y एक्सिस में गई j कैप, अगर मैं z एक्सिस में गई तो k कैप। पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। ये x डायरेक्शन देता है, ये y डायरेक्शन देता है, ये z डायरेक्शन देता है। कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो कोई भी यूनिट वेक्टर अपने आप में वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड छुपा के बैठा होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे R12 निकालना है क्लास, क्या निकालना है? 1 2, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसके अकॉर्डिंग चलूंगी ना मैं। तो R12 निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना पड़ेगा। फाइनल तो 2 1 पे लगा रहा है, तो 2 से 1 की तरफ चली, तो फाइनल 1 इनिशियल 2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो, अगर मुझे R12 का यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर अभी बता के हटी, क्या फॉर्म होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अभी बताकर हटी क्लास, क्या होगा? R1 माइनस R2 अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, रिकॉल कीजिए। अब आ जाइए फोर्स। जब आपको फोर्स निकालना है, आपने उसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्या होगा? जनरल पहले तो स्केलर फॉर्मूला लिखते हैं, K Q1 Q2 1 2 है तो R में भी 1 2 लोगे, और वेक्टर फॉर्म है तो यूनिट वेक्टर भी लोगे जो डायरेक्शन बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। K Q1 Q2 अपॉन, अभी बता के हटी कि यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। एग्री? अब मैग्नीट्यूड यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल है तो क्यूब हो गया नीचे। अब ये मत कहना मैम आप ये इनवर्स स्क्वायर लो बोल रहे हो तो क्यूब कैसे आ गया? ऊपर भी वेक्टर आ गया, ध्यान से देखिए, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। R12 वेक्टर। एग्री? और अभी लिखना सिखाया मैंने, 1 2 को कैसे लिखेंगे आप लोग? R1 माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। दिस इज योर F12। एग्री? अगर मैं सिमिलरली आपको F21 लिखने को बोलूं, आप लिख सकते हैं क्लास। देखिए, K 2 चार्जेस है, Q2 है, Q1 है, R21 है, और R21 का कैप है, नीचे स्क्वायर है। अगर आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो लिख लीजिए R2 माइनस R1, अभी सिखाया, नीचे क्यूब बन जाएगा क्लास, और ऊपर वेक्टर बन जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। होपफुली वेक्टर फॉर्म क्लियर टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहां से कंसेप्चुअल बहुत अच्छे उठते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे। चलिए अब थोड़ा 11 थोड़ी और डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। आपका ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पे आ गया बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने आपसे कंपैरिजन पूछ लिया किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। एग्री क्लास?
अभी पढ़ के हटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलूम से। तो कुलूम का फॉर्मूला लिखते हैं क्लास, क्या आ गया, K(Q1)Q2 अपॉन R²। चलिए वापस जाते हैं आपकी 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दो मासेस के बीच में होता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 मास 1, M2 मास 2, R² सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस। अब इन दोनों फोर्सेस में सीधा क्वेश्चन उठता है क्लास, इन दोनों फोर्सेस में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। आप लोग को कुछ तो फॉर्मूला की हेल्प से पता चल जाएंगे, कुछ सिग्निफिकेंस से। चलिए आइए, आप अगर ध्यान से देख पाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, यानी बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉज, क्योंकि दोनों R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली सिमिलैरिटी क्लियर। दूसरी सिमिलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं क्लास, बोथ आर लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस। मैं ऑलरेडी इस चीज को क्लियर कर चुकी हूं पीछे, लेकिन दोबारा बताती हूं। देखिए, यानी अगर दो चार्जेस हैं या दो मासेस हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उसी लाइन पे लगेगा जिस लाइन पे दोनों चार्जेस या दोनों मासेस इंट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। रिपल्शन में सॉरी ग्रेविटेशनल के लिए नहीं बोल सकती, वो डिफरेंसेस में आ जाएगा। तो यानी दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ है और दोनों फोर्सेस लाइन ज्वाइनिंग फोर्सेस है, यानी उसी लाइन पे एक्ट करेंगे, कोई एंगल नहीं बनाएगा फोर्स। डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि चार्ज है, अब चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स 11th क्लास में आप डील कर चुके हैं, यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा। बट ग्रेविटेशनल, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड डिफरेंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है, अभी बताया एयर में, वाटर में और एनी अदर मीडियम में इसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम क्लास। हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम दो मासेस को अर्थ पे रखें, दो मासेस को मून पे रखें या किसी और अदर प्लैनेट पे रखें, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है K इज कांस्टेंट, G इज ऑल्सो कांस्टेंट, बट K इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट बट G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। याद आ रहा है? G यूनिवर्सल कांस्टेंट था जिसको न्यूटन ने डिराइव किया था, न्यूटन कांस्टेंट भी बोलते हैं। G की वैल्यू क्या थी क्लास 11th में पढ़ी थी हम लोगों ने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आया याद? भूल गए? दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कुलूम्स की थ्योरी तो हमने पढ़ ली क्लास। चलिए दो न्यूमेरिकल्स करते हैं कुलूम्स पे। द फर्स्ट वन, find the ratio of Fe and Fg for two electrons। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इसमें Fe भी निकालना है आपको और Fg भी निकालना है आपको, और निकालने के बाद इसका रेशियो भी निकालना है आपको। ये कह रहा है क्वेश्चन। मैंने आपको हमेशा से ये बोला है कि आप पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, आपको निकालना क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ Fe एंड Fg। उसने Fe और Fg पूछा, किसके लिए पूछा? दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबसे इजी हो जाते हैं अगर आप गिवन और क्वेश्चन मार्क निकाल लीजिए कि निकालना क्या है। गिवन क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। निकालना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या क्या गिवन है? प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, ये तो बोल दिया कुछ डिस्टेंस, ये नहीं दिया डिस्टेंस कितना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हम लोग को ये वैसे भी याद है, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है क्लास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलूम। अब नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो माइनस। मास भी आप लोग को याद है, बचपन में ही पढ़ लिया था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अभी ये पढ़ के हटे हैं। कांस्टेंट एयर के लिए कितना होगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलूम स्क्वायर। जी क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा एयर में रखो, वाटर में रखो, कहाँ रखो। ऑलरेडी उसने एयर दे दिया, तो यानी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एयर में पड़े हैं।
जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोर्ड्स में आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, बट आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ठीक होगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे? कूलम्ब्स लॉ से। अभी करके हटे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ से 11th क्लास में करके हटे Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्लास या तो एक काम कीजिए, पहले वैल्यूज रख लीजिए फिर रेशो निकाल लेना, या पहले रेशो निकाल लो फिर वैल्यूज रखना। रेशो निकाल के वैल्यूज रखते हो तो चीजें आसान होती हैं, क्योंकि कैंसिल आउट होने वाली चीजें पहले ही कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हम पहले रेशो निकालते हैं FV अपॉन FG का। कितना हो गया क्लास? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। सेपरेशन इज सेम, कैंसिल आउट, व्हाट लेफ्ट? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर कैंसिल, अपॉन Gm1 M2। एग्री? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों किसी आर पे पड़े हैं, तो दोनों का चार्ज सेम होगा। तो क्या मैं ये चार्ज का स्क्वायर कर दूं? और चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर दिया सीधा क्लास। जी अगर अनदर कांस्टेंट है M1, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों का मास सेम होगा, तो स्क्वायर कर दूं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर कर दिया। K की वैल्यू डालिए क्लास, कितनी हो गई? 9 इंटू 10⁻9। G की वैल्यू डालिए क्लास, कितनी हो गई? 6.67 इंटू 10⁻11, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी क्लास 10⁻42। रेशो है तो कोई यूनिट नहीं आएगी। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, आप कोशिश कीजिएगा इसे खुद से सॉल्व करने की। अगर फिर भी किसी से नहीं होता तो वो डाउट्स में मेंशन कर देगा। इसको सॉल्व करके पहले पावर सॉल्व कीजिए, फिर वेरिएबल सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आएगा आपका? 10⁻42। और ऑप्शंस में से हमें बेस्ट आंसर चूज करना होता है। 10, 20, 30 और 40, 42 नियरेस्ट टू 40। तो दिस वन इज द राइट आंसर। समझने पे फोकस कीजिए, नोट्स की PDF आपके पास पहुंच जाएगी, न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन। होपफुली क्लियर टू यू। बढ़े आगे क्लास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू बोर्ड। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्लास। A charge capital Q is divided in 2 parts. चार्ज उसने क्या कहा? चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स सच दैट, और इस तरीके से तोड़ा दैट दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन, कि वो जो 2 पार्ट्स हैं उनको किसी दूर ले गए, किसी सेपरेशन पे रख दिया। मुझे सेपरेशन बताई नहीं गई कितने पे रखा, बट ऑब्वियसली मैंने एक चार्ज है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE। ये सफिक्स का, इसको देखिए प्रोनाउंस कैसे करते हैं सफिक्स को, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिटवीन देम इज मैक्सिमम, यानी इनके बीच में फोर्स निकालो जब फोर्स क्या हो? मैक्सिमम। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी क्लास? मैक्सिमम। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है नहीं, सिर्फ एक हिंट गिवन है कि मैक्सिमम हो। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। दूसरी बात उसने पूछी क्या? चार्ज। यानी मैंने आपको हर बार यही एक्सप्लेन किया कि गिवन क्या है? F मैक्सिमम चाहिए। कौन सा F? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और निकालना क्या है? चार्ज। चार्ज निकालना किस पे है? दोनों पार्ट्स पे, फर्स्ट पे भी सेकेंड पे भी। यानी क्वेश्चन आपको क्या रहा है? क्वेश्चन आपको ये कह रहा है मैंने Q को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया और मुझे ये बताओ उनको किसी सेपरेशन पे रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम चाहिए। मैंने अपना फर्स्ट पार्ट एज्यूम किया स्मॉल q। क्या एज्यूम किया क्लास? स्मॉल q। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? बचा हुआ। q में से q गया तो बचा कितना? q माइनस q। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ गया स्मॉल q और सेकंड पार्ट आ गया q माइनस q। मैक्सिमम की बात बाद में करते हैं, पहले एक काम करिए, इनके बीच में फोर्स निकालिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्लास? कूलम्ब्स लॉ ऑब्वियसली। k पहला q क्या हो गया आपका? q। दूसरा q क्या हो गया क्लास? q माइनस q। दोनों को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। एक q था मेरे पास और एक q माइनस q था मेरे पास। मैंने इनको मान लिया, मैंने इनको r डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, तो नीचे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर।
कूलम्ब्स लॉ आ गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ आ गया आपके पास के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्सपैंड करते हैं क्लास, के खोलिए क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सपैंड करते हैं, क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे, मैक्सिमम, यानी आपको एफ को मैक्सिमम करना है। मुझे नहीं पता 11th कितनी याद है आप लोगों को, कितनी याद नहीं है, लेकिन 11th के 2 चैप्टर्स में हमारे 2 न्यूमेरिकल्स थे, लॉज ऑफ मोशन में और ग्रेविटेशन में, जिसमें हमने मैक्सिमा और मिनिमा डील किया था। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, जहां से भी जैसे भी आपने पढ़ा है। ग्रेविटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था मैक्सिमा मिनिमा का। बाकी आपकी क्लास 12th में जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ऑब्वियसली मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ेंगे। जिनके पास मैथ्स है वो मैक्सिमा और मिनिमा में ये कंडीशन ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को मैक्सिमम करना होता है, क्लास ये मैथ्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूं मैं, जो फिजिक्स में यूज होता है। अगर मैंने किसी वेरिएबल को मैक्सिमम करना होता है और वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, मैंने कहा कि y को मेरे को मैक्सिमम करके दो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम करके दो, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, x पे। ऐसा मैं कह रही हूं कि y को मैक्सिमम करो जब y x पे डिपेंड करता है, तो उसकी कंडीशन मैक्सिमा या मिनिमा दोनों, मैक्सिमा या मिनिमा दोनों की कंडीशन क्या होती है कि उसका डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए। यानी जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना क्लास, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा को जस्टिफाई करता है। यानी dy अपॉन dx को अगर मैं 0 कर दूं उस वेरिएबल का जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जिसको मैंने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आ जाइए इधर क्लास, मुझे किसको मैक्सिमम करना है, f को। किसको मैक्सिमम करना है, f को, और निकालना क्या है, चार्ज। यानी f को मैक्सिमम करना है और किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम करना है, चार्ज के। तो f को मैक्सिमम करना है, f डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे। तो आ जाइए यही चीज लिखते हैं, जैसे यहाँ पे dy लिखा ना, क्योंकि y को मैक्सिमम करना था, इस तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, df। किसके रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ x के, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, चार्ज के। और चार्ज मैंने कितना एज्यूम किया, स्मॉल q। तो df अपॉन dq को अगर आप 0 कर देंगे, यानी उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे, तो f मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं। अब f का फॉर्मूला ये रहा, f का फॉर्मूला ये रहा जो अभी आप निकाल के हटे हैं, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आ जाइए क्लास, f का फॉर्मूला अभी आप निकाल के हटे, के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको करना क्या है, df अपॉन dq को 0 करना है। f की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पे पुट कर दीजिए। क्लास में एक एक स्टेप सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ, डिफरेंशिएशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th का टॉपिक है। फिजिक्स में इसका छोटा सा एप्लीकेशन है, यही सीखने की कोशिश कीजिए। d बाई डी क्यू ऑफ एफ, ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, d बाई डी क्यू ऑफ एफ, यानी d बाई डी क्यू और f। f क्या हो गया क्लास, यहाँ के क्यू क्यू, मैंने वैल्यू तो रखी है, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए, के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। छोटा सा डिफरेंशिएशन काइनेमेटिक्स में भी डील किया था, बहुत बड़ी डील नहीं है। dq यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो r को तो कुछ लेना देना नहीं हुआ ना, r क्या हो गया, कांस्टेंट, r को बाहर निकालिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि dq के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r को कोई लेना देना नहीं है। क्या बच गया अंदर, d बाई डी क्यू ऑफ के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर, एग्री, इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी तो 0 ही बन जाएगा। क्या बचेगा लेफ्ट साइड पे, d बाई डी क्यू ऑफ के क्यू क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, यहीं आ जाइए। 0 इंटू आर स्क्वायर 0, व्हाट लेफ्ट क्लास, d बाई डी क्यू ऑफ के क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 टर्म्स हो गई आपके पास, ये और ये। चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं क्लास। d बाई डी क्यू ऑफ फर्स्ट टर्म क्या थी, के क्यू, सेकेंड टर्म क्या है, d बाई डी क्यू ऑफ के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एग्री। अब देखिए फिर वही बात,
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ? क्यू के। तो के को भी कोई लेना देना नहीं, कैपिटल क्यू को भी कोई लेना देना नहीं, दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। के क्यू, अंदर क्या बच गया? डी क्यू अपॉन डी क्यू। एग्री? अब यहाँ पे के को कोई लेना देना नहीं, तो के बाहर निकाल लो। क्या बच गया? डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। एग्री? ये डी क्यू कैंसिल हो गया, कितना बच गया क्लास? के क्यू। यहाँ क्या हो गया? के इक्वल टू 0 चल रहा था, सॉरी। के क्यू, ये 1, के एज इट इज, डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर ना। आ जाओ, डिफरेंशिएशन का अच्छा वाला गाना। पावर आगे, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ विदाउट पावर। पावर आगे, पावर में से एक माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ विदाउट पावर। छोटा सा तो रूल है फिजिक्स में, 0। फिर ये डी क्यू कैंसिल हो गया, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, एडजस्ट कर लो। के क्यू माइनस 2k, पावर में से एक गया तो क्या बच जाएगा? 1। 2k क्यू इज इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे क्या आ गया क्लास? के क्यू इज इक्वल्स टू 2k क्यू। एग्री? के से के कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? q बाय 2। होपफुली क्लियर। तो यानी यहां पर आ जाइए, मैंने आपको क्या बोला था? q को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, q और q माइनस q, और ये स्मॉल q कितना आ गया? q बाय 2। तो यानी स्मॉल q कितना आ गया? q बाय 2। q में से q बाय 2 गया तो क्या बच गया? q बाय 2। यानी मेरे पास q को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा और दोनों पार्ट्स क्या हो गए? हाफ हाफ। यानी अगर मुझे एक चार्ज को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में और मुझे उन दोनों पार्ट्स का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमाइज करना है, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों चार्ज एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड हो, q बाय 2 q बाय 2। और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम के लिए सॉल्व करवाया। अगर ये क्वेश्चन मिनिमम के लिए होगा क्लास, तो भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमा दोनों में डिफरेंशिएशन 0 होता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करेंगे आप। होपफुली क्लियर टू यू। समझने पे फोकस कीजिए, नोट्स मत बनाइएगा वीडियो के साथ साथ। नोट्स की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, एज इट इज सेम नोट्स। नेक्स्ट क्लास, लिमिटेशन ऑफ कुलूम्स लॉ। अच्छी बातें तो बहुत कर ली, कुलूम्स के बारे में थोड़ी सी बेकार भी कर लेते हैं। कुलूम्स ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? लिमिटेशन ऑफ कुलूम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन, Coulomb's law is valid only for point charges. It is not valid for extended charges. इतनी देर से चिल्लाती आ रही हो ना, point charges, point charges. Coulomb's law सिर्फ point charge के लिए एप्लीकेबल है क्लास, extended charges के लिए नहीं। point charge, छोटी सी डिक्शनरी डेफिनेशन आप लोगों का, point मतलब छोटा, extended मतलब बड़ा। तो यानी Coulomb's law छोटे चार्ज के लिए तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन बड़े चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा, सिर्फ ऐसा कहना गलत होगा क्लास। बड़े चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन कब होगा? पॉइंट चार्ज के लिए तो हर कंडीशन में एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सटेंडेड के लिए कब एप्लीकेबल होगा? जब 2 एक्सटेंडेड चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास पड़े होंगे। जब 2 एक्सटेंडेड चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास पड़े होंगे तो कुलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 चार्जेस बहुत पास पास पड़े हैं तो वे एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे, एक्सटेंडेड। लेकिन अगर यही 2 चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर ले जाएं, यानी यही 2 एक्सटेंडेड चार्जेस के बीच की सेपरेशन बढ़ जाए, तो कुलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सटेंडेड चार्जेस को आप दूर ले गए तो वो एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे। मान लीजिए मैं आपके बहुत पास बैठी हूं तो मैं आपको बहुत ही बड़ी नजर आऊंगी, लेकिन अगर आपसे इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर चली जाऊं तो मैं आपके लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाऊंगी। जैसे कि इस टाइम आपके लिए मून है, स्टार्स हैं आपके, तो वो आपके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली पॉइंट थोड़ी है। तो कुलम्ब्स लॉ पॉइंट के लिए तो हर कंडीशन में वैलिड है, एक्सटेंडेड के लिए वैलिड कब नहीं है? जब 2 एक्सटेंडेड बहुत पास पड़े हैं, क्योंकि वो पॉइंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन अगर 2 एक्सटेंडेड सोर्सेज दूर पड़े हैं तो दे विल बिहेव फॉर लाइक पॉइंट चार्जेस फॉर ईच अदर, देन कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड क्लास। तो कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर point charges but not for extended charges. When not for extended charges? When the extended charges are kept
very near to each other. If the extended charges are kept far apart from each other, then Coulomb's law is totally valid for extended charges also. Now the next limitation of Coulomb's law class, चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स है, चार्जेस एट रेस्ट. तो Coulomb's law is valid when both charges are at rest. जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे, यानी अगर दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तो Coulomb's law वैलिड नहीं होगा. ये ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, यानी चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ रहे हैं. तो Coulomb's law सिर्फ तब वैलिड होगा जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे. अगर दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तो Coulomb's law वैलिड नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो Coulomb's law वैलिड होगा. अगर दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तो Coulomb's law वैलिड नहीं होगा. लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट पे और दूसरा चार्ज मोशन में होगा, दिस इज द एक्सेप्शन, ध्यान से देखिए. अगर एक चार्ज रेस्ट पे और दूसरा चार्ज मोशन में होगा तो Coulomb's law वैलिड होगा. यानी अगर कोई भी सिस्टम में से कोई, जरूरी नहीं है एक के लिए, अभी आप आगे सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, यानी 3 या 4 चार्जेस के लिए भी Coulomb's law पढ़ेंगे. अभी तो आपने 2 के लिए डील किया है. तो जब एक चार्ज रेस्ट पे हो और बाकी कोई भी मोशन में हो, सिर्फ उसको इस रेस्ट से मतलब होगा, यानी Coulomb's law इस केस में वैलिड होगा. दैट्स ऑल अबाउट Coulomb's law क्लास. Coulomb's law यहाँ खत्म होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए. अब इसके बाद मैंने एक वर्कशीट बनाई है आपके लिए, 2 न्यूमेरिकल पे बेस्ड जो अभी आपने सीखे, और एक कंसेप्चुअल, वो अभी आपको देते हैं व्हाट्सएप पे. वो वर्कशीट आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे ही सबमिट करेंगे. थैंक्स क्लास. दैट्स ऑल अबाउट Coulomb's law.